राधे राधे दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे फिफ्थ टाइप ऑफ सीपीयू शेड्यूलिंग, दैट इज प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। अभी तक हम अपने 4 टाइप्स डिस्कस कर चुके हैं, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव बोथ टाइप्स, एंड द फोर्थ वन इज राउंड रॉबिन। राउंड रॉबिन का कल हमने वेटिंग टाइम फाइंड आउट किया था प्रोसेस 4 का। जैसे ही सारे शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स कंप्लीट हो जाएंगे, हम न्यूमेरिकल्स पे बात करेंगे स्पेसिफिकली, तो वो सारा का सारा पोर्शन हम लास्ट में लेके आएंगे। पहले एक बार हम शेड्यूलिंग के टाइप्स को कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप सबके लिए लेके आऊंगी सारे शेड्यूलिंग टाइप से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। एक वीडियो सिर्फ न्यूमेरिकल्स के ऊपर होगी हमारी, कि अगर डिफरेंट टाइप से हमें न्यूमेरिकल्स हमारे एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं तो हमें कैसे सॉल्व करने हैं उन सबको। तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। प्रायोरिटी शेड्यूलिंग क्या होती है? सबसे पहले तो ये हमारा कौन सा टाइप होता है? प्रिमिटिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम होता है। उसके बाद प्रायोरिटी शेड्यूलिंग में हम क्या करते हैं कि हम हर एक प्रोसेस को इम्पोर्टेंस उसकी प्रायोरिटी पे बेस्ड देते हैं। वो डिपेंड करता है कि हमने किस प्रोसेस को कितनी प्रायोरिटी दी है। हाई प्रायोरिटी वाली प्रोसेस को सबसे पहले एग्जीक्यूट किया जाता है और लो प्रायोरिटी वाली को सबसे लास्ट में। जैसे ये यहाँ पे मेंशन भी है, मैं हाईलाइट कर देती हूँ इसमें, that execution the process with the highest priority is executed first। तो सबसे पहले ये डिपेंड करता है कि हमने प्रायोरिटी किस बेस पे दी है। कई बार ऐसे मेंशन होता है 0 1 2 3 4 नंबरिंग, तो अगर उसमें मेंशन है कि 0 वाली प्रोसेस को हाईएस्ट प्रायोरिटी दी जाएगी तो सबसे पहले 0 वाली एग्जीक्यूट होगी। ये नहीं है कि हाई नंबर है तो 4 वाली को हम पहले एग्जीक्यूट कर देंगे और 0 वाली को सबसे लास्ट में करेंगे, नहीं। वो डिपेंड करेगा कि हमने किस प्रोसेस की किस तरीके से किस वे में प्रायोरिटी डिफाइन किया या फिर फिक्स्ड किया। उसके बाद इसमें कॉन्फ्लिक्ट हैंडल जो होता है उसको कैसे करते हैं? इफ मल्टीपल प्रोसेसेस हैव इक्वल प्रायोरिटी द एल्गोरिथम यूजेस द फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व मेथड टू डिसाइड द ऑर्डर। कई बार ऐसा आ जाता है कि हर 2-3 जॉब की ना प्रायोरिटी फिक्स कर दी हमने कि सेम कर दी, लाइक 0 0 और 1 2 3 4। तो अब 0 0 पे 2 प्रोसेस आ गई हमारे पास जिनकी सेम प्रायोरिटी है, तो अब उसको हम कैसे हैंडल करेंगे? फिर हम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला मेथड लगेगा कि जो प्रोसेस पहले आई थी उसको पहले एग्जीक्यूट करेंगे, उसके बाद सेकंड वन को हम एग्जीक्यूट करेंगे, फिर प्रायोरिटी के हिसाब से उसको ऑर्डर में ले आएंगे हम सारी की सारी प्रोसेसेस को। इसमें भी स्टारवेशन आता है। इसमें स्टारवेशन क्यों आता है? कई बार हम क्या करते हैं कि कुछ लॉन्गेस्ट प्रोसेसेस को ज़्यादा प्रायोरिटी मिल जाती है और शॉर्टेस्ट जॉब की प्रायोरिटी जो होती है वो लो हो जाती है, उनको लो प्रायोरिटी में रखा जाता है, तो उससे स्टारवेशन आता है। क्योंकि अगर एक ही प्रोसेस हमारे सीपीयू को इन्वॉल्व करके बैठी रहेगी, वो उसको छोड़ेगी ही नहीं, तो हमारी बाकी प्रोसेसेस को वेट ही करना पड़ेगा लंबे टाइम तक। इसलिए इसमें क्या होता है? स्टारवेशन आ जाता है। सॉरी। तो अब हम करते हैं इसका न्यूमेरिकल। तो चलो पढ़ते हैं भाई हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन इसका क्या रहेगा? कंसिडर द सेट ऑफ प्रोसेसेस विद इक्वल अराइवल टाइम इन मिलीसेकंड्स एंड सीपीयू बर्स्ट टाइम आल्सो इन। अब यहाँ पे देखो, एंड प्रायोरिटी इज, इधर इसने मेंशन किया है 0 इज द हाईएस्ट प्रायोरिटी। तो ये आप माइंड में बिठा लेना कि इसमें 0 वाली प्रोसेस की जो प्रायोरिटी क्या है? हाईएस्ट है, और जो सबसे बड़ा नंबर होगा जैसे 4 5 6 7, उसकी प्रायोरिटी क्या होती जाएगी? लोवेस्ट होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो ये हमें मोस्टली क्वेश्चन में देखने को मिलेगा किसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा रहेगी। तो अब हमें इसको सोल्व करना है प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम से। अब इसमें अभी तक हमने हमारे टेबल्स में हमें क्या क्या गिवन होता था? प्रोसेसेस गिवन होती थी, बर्स्ट टाइम गिवन होती थी, उसके बाद हमने अराइवल टाइम भी देखा था। अब हमारे पास एक नया कॉलम आ जाएगा जो कि रहेगा प्रायोरिटी का। जैसे ये दिख रहा है आपको फोर्थ वन, इसमें हमें प्रायोरिटी मेंशन की गई है। अब इसका हम चार्ट बनाएंगे, ये रहा। आई होप आप सभी को दिख रहा होगा अच्छे से। तो अब हमें ना इसकी प्रायोरिटी और अराइवल टाइम दोनों एक साथ चेक करके चलना पड़ेगा। जैसे सबसे पहले P1, फर्स्ट हमारी 0 पे कौन सी आई है? P1, और उसकी प्रायोरिटी कितनी है? 2 है। तो हमने 0 पे कौन सी प्रोसेस को लिया है? P1 को लिया। P1 को हमने कितने तक चलाया है? 2 पे। 2 पे हमने खत्म किया। 2 तक क्यों चलाया हमने? क्योंकि अब हम इसमें अराइवल टाइम में चेक करेंगे कि क्या हमारी 2 पे कोई और प्रोसेस आ चुकी है। हाँ, आ चुकी है। कौन सी? P4। ये P4 हमने, हमारी अराइवल टाइम का इसका प्रोसेस टाइम क्या है?
2 है, बट इसकी प्रायोरिटी चेक करनी है हमें, इसकी प्रायोरिटी कितनी है 1, मतलब 2 से ज्यादा है। जितनी बड़ी वैल्यू होगी 2, 3, 4, 5 वो लो प्रायोरिटी होती जाएगी, और जैसे 0, 1 आता जाएगा तो उसकी प्रायोरिटी क्या है, सबसे हाई है। तो 1 की प्रायोरिटी 2 से क्या है, हाई है, इसलिए हमने इसको सिर्फ 2 तक चलाया है। उसके बाद हम किसको लेके आगे, P4 को। P4 का हमें कितना बस टाइम गिवन है, 10 है। अब हमें चेक करना है कि हमारी नेक्स्ट प्रोसेस की प्रायोरिटी कौन सी है और वो कितने पे अराइज हुई है। अब हमारी अराइज हुई है 5 पे। अब जैसे इसका हमने 2 तक हुआ तो ये 2 यहाँ से करके हमारे पास कितना बच गया बस टाइम इसका प्रोसेस का 9। और यहाँ से हमने अब हमारी यहाँ पे 2 पे आई थी, उसके बाद हमने नेक्स्ट हमारी किसकी प्रायोरिटी है 0 की, और ये 0 वाली किस पे अराइज हुई है 5 पे। आप सबको दिख रही है ना, ये हमारा किस पे आया है 5 पे आया है। अराइवल टाइम क्या है इसका 5 है। तो 5 पे आते ही हम P4 को क्या कर देंगे, ड्रॉप आउट कर देंगे, वहां से इसके एग्जीक्यूशन बंद कर देंगे, और हम किसको लेके आ जाएंगे P2 को लेके आ जाएंगे। अब ये 5 तक चली है तो इसमें कितना हो जाएगा 3 सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसमें से, तो हमने कितने एग्जीक्यूट कर लिए 3 तक एग्जीक्यूट हो गया। अभी हमारा 7 सेकंड मिली सेकंड्स का बर्स्ट टाइम और बाकी है अभी। तो अब हमने इसको लिया है P2 को। अब P2 की सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी है, हाईएस्ट प्रायोरिटी हमारी कितनी आई है 0 आ गई है ये रही। तो इसमें हम सबसे पहले अब इसको कंप्लीट एग्जीक्यूट करेंगे P2 को, और जैसे ही इसको P2 को एग्जीक्यूट करेंगे कितने 28, 5 प्लस 28 कितना हो जाएगा 33। अब 33 के बाद हमारी सेकंड प्रायोरिटी पे कौन सी थी प्रोसेस P2, P4। P4 में हमें कितनी एग्जीक्यूशन और चाहिए थी 7 चाहिए थी, 3 हम कंप्लीट कर चुके थे, तो 33 प्लस 7 इज इक्वल टू 40। ये देखो यहाँ पे हमारी P1 के बाद हमने कौन सी ली, P4 को हमने क्या किया है कंप्लीट किया। ये जो है ना ये ऐसे है, P1 हमारी 2 तक चली है, P4 हमारी 5 तक गई है, P2 को हमने 33 तक किया है, एंड P4 हमारी 40 पे कंप्लीट हो चुकी है। अब 1 के बाद किसकी प्रायोरिटी हाई थी 2 की, तो 2 का हमारा P1 कितना 2 पे हमने एग्जीक्यूट कर लिया था, तो हमारा रिमेनिंग टाइम कितना था 9। तो 40 प्लस 9 इज इक्वल टू 49। ये यहाँ से P1 का यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद हमारा प्रायोरिटी थर्ड की हाई होगी, थर्ड पे कौन सी प्रोसेस है हमारी P3। तो P3 का हमारा एग्जिट बर्स्ट टाइम कितना है 2। और ये भी साथ में ध्यान रखना हमें कि अराइवल टाइम को मैं इसलिए चेक नहीं कर रही क्योंकि अब हमने ये जब जैसे ही हमने P3 वाली प्रोसेस को P2 प्रोसेस को एग्जीक्यूट करवाया था तो उसका बस टाइम 28 था, मतलब वो 33 प्लस जा चुका था। तो 33 तक तो हमारी सारी की सारी प्रोसेसेस रेडी क्यू में आ चुकी थी ना, तो इसलिए मैंने अराइवल टाइम चेक नहीं किया। लेकिन अगर मान लो यहाँ पे सिर्फ 2 या 3 होता तो हमें ये भी चेक करना है साथ के साथ कि वो प्रोसेस अराइवल टाइम मतलब हमारी रेडी क्यू में प्रेजेंट है भी या फिर नहीं है। हम सिर्फ ये नहीं चेक करेंगे कि उसकी प्रायोरिटी कितनी हाई है, हमें अराइवल टाइम और प्रायोरिटी को साथ के साथ चेक करके चलना पड़ेगा, ठीक है, इस चीज को माइंड में रखना। तो अब हमारी P1 भी कंप्लीट हो चुकी है। P1 के बाद हमारी कौन सी बची हुई है 3 वाली। P3 तो हमने अभी तक एग्जीक्यूट ही नहीं की थी, तो P3 में अगर हम इसको 2 को प्लस करेंगे तो कितना हो गया 41 हो गया। उसके बाद हमारा P5 है, P5 हमारी प्रायोरिटी सबसे लास्ट में है, एंड इसका बर्स्ट टाइम कितना है 16, 51 प्लस 16 इज इक्वल टू 67। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा सबका कंप्लीशन टाइम कंप्लीट। तो इसको मैं एक बार फिर से जल्दी से दोबारा एक बार रिवाइज करवा देती हूँ कि हमारे पास 4 चीजें गिवन होती है, प्रोसेस टाइम, अराइवल टाइम, बर्स्ट टाइम एंड प्रायोरिटी। प्रायोरिटी हमें गिवन है यहाँ पे कि 0 की हाईएस्ट प्रायोरिटी रहेगी, और 4 की जो मतलब जितना भी मैक्सिमम नंबर हमारा इंक्रीज होता जाएगा उसकी प्रायोरिटी क्या होती जाएगी लोवेस्ट होती जाएगी। तो जैसे पहले 0 पे हमारी सिर्फ P1 प्रोसेस आई है, तो अभी हमें किसी भी प्रायोरिटी की चेक करनी है। अगर बाय चांस यहाँ पे अराइवल टाइम सबका सेम होता 000 पे हमारी सारी की सारी प्रेजेंट हो जाती, या फिर ये गिवन ही नहीं होता, तब हमें प्रायोरिटी चेक करनी थी। फिर हम डायरेक्ट इसको चलाते कि सबसे पहले हमारी P2 कंप्लीट हो जाएगी, फिर P4, फिर उसके बाद P1 एंड फिर P3 एंड एट लास्ट P5। तो हमारे लिए इजी था। बट अब हमें अराइवल टाइम और प्रायोरिटी दोनों गिवन है, तो हमें सीक्वेंस में क्रॉस चेक करके चलना पड़ेगा। तो हमने इसको जैसे ही चेक करके किया है तो वैसे ही उससे उसके हिसाब से हमने पहले P1 को चलाया जब तक हमारी P4 नहीं आती है 2 पे। 2 के बाद P2 हमारी 5 पे अराइज हो जाती है, फिर 0 इसमें कंप्लीट हम करके चलेंगे। तो ऐसे ऐसे हमने इसका गैंट चार्ट तैयार किया है। उसके बाद हमारा आ जाता है कि हम अब कंप्लीशन टाइम और टर्न अराउंड टाइम निकालेंगे इसका।
इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देती हूँ ताकि विजिबल रहे। आई थिंक अब आपको दिखाई दे रहा होगा ये रहा इसका प्रोसेस टेबल। ये चार हमारे पास गिवन थे, प्रोसेस, अराइवल टाइम एंड प्रायोरिटी, यहाँ तक हमारे पास गिवन था। अब कंप्लीशन टाइम हमें जैसे चेक करना है P1 का, P1 हमारी कहाँ पे खत्म हुई है, यहाँ पे, ये है हमारी। इसका कलर चेंज कर देते हैं ताकि समझ में आ जाए आपको, ले लेते हैं। तो जैसे ही P1 हमारे खत्म हुई है 49 पे, तो हमारा कंप्लीशन टाइम कितना हो गया 49। यहाँ पे हमने कितना गिवन है, P1 का कितना हो गया 49। उसके बाद हमारी P2 कंप्लीट हो रही है 33 पे, P2 हमारी कंप्लीट हो रही है 33 पे। उसके बाद हमारी P3 प्रोसेस कितने पे कंप्लीट हो रही है 51 पे, P3 हमारी कंप्लीट हो रही है 51 पे। ऐसे ही P4 हमारी कंप्लीशन टाइम लिया है 40 एंड P5 का लिया हमारा 67। ओके, अब उसके बाद हमें क्या निकालना होता है, टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो इसमें से अगर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 49। 33 में से 5 को किया 28, 51 में से 12 को किया 39, 40 में से 2 किया 38 एंड 67 माइनस 9 इज इक्वल टू 58। ये हमारा आ गया टर्न अराउंड टाइम। अब हमारा अगर उसकी बात करें हम वेटिंग टाइम का, तो वो हमारा क्या होता है, टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। तो अब इसके लिए टर्न अराउंड टाइम में से बर्स्ट टाइम को करना था, तो मैं एक एक स्टेप आपको अच्छे से समझा रही हूँ। प्लीज अगर आपको कोई भी स्टेप समझ में ना आए तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके दोबारा से एक बार देख लेना। अब हमें वेटिंग टाइम निकालना, तो टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। टर्न अराउंड टाइम हमारा ये है, यहाँ से बर्स्ट टाइम हमारा ये है। 49 माइनस 11 38, 28 माइनस 28 इज इक्वल टू 0, 39 माइनस 2 37, 38 माइनस 10 28 एंड 58 माइनस 16 इज इक्वल टू 42। तो यहाँ से हमारा आ गया वेटिंग टाइम। अब हम कैलकुलेट करेंगे एवरेज वेटिंग टाइम, जैसे हमने फॉर्मूला लगाया था। अब इसमें हमारी कितने प्रोसेसेस है 5, तो सम ऑफ द ऑल प्रोसेसेस डिवाइड बाय नंबर ऑफ प्रोसेसेस। यहाँ पे वेटिंग टाइम का निकालना, तो हम वेटिंग टाइम का कर देंगे। अब इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ हाईलाइटर के साथ, जैसे ये रहा, हमने हर एक का वेटिंग टाइम मेंशन किया है। 38 प्लस 0 प्लस 37, ये यहाँ पे प्लस 28 प्लस 42 डिवाइड बाय 5, तो हमारा वेटिंग टाइम कितना आ गया 29 मिली सेकेंड। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ आया होगा। प्रायोरिटी शेड्यूलिंग में बाय चांस जैसे हमने पढ़ा था कि इसके अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट अकर हो जाता तो हम उसको कैसे हैंडल करेंगे। अगर मैं यहाँ पे भी अगर 2 कर देती इस प्रोसेस का, ये नहीं सॉरी अराइवल टाइम में, लेट्स सपोज कि अराइवल टाइम पे हमारा नहीं, प्रायोरिटी में चेंजेस करनी है कि हमारी प्रायोरिटी सेम होती, इसको भी मैं अगर 2 कर देती तो इसमें हमारी प्रोसेस P1 पहले आई है, तो हम पहले P1 को करते, उसके बाद हम P3 प्रोसेस को एग्जीक्यूट करते, फिर हम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला मेथड अप्लाई करते हैं यहाँ पे कि जो प्रोसेस हमारी पहले आएगी हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे। अब हमारा आ जाता है नेक्स्ट मेथड। नेक्स्ट मेथड है हमारा मल्टीपल क्यू शेड्यूलिंग एंड मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग। ये दोनों भी हमारे सीपीयू शेड्यूलिंग के अंदर आते हैं, बट इनके अंदर न्यूमेरिकल्स नहीं आते हमारे। इसमें थ्योरी क्वेश्चंस आ जाते हैं कई बारी, तो इसलिए मैंने इनको ऐड ऑन किया है 6th और 7th टाइप को कि मल्टीपल एंड मल्टी लेवल। इसमें क्या होता है, इसमें क्यू ना बहुत रेडी क्यू को डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड कर दिया जाता है कि अगर किसी को सिस्टम प्रोसेसेस का जिसका काम है उसमें एक प्रोसेस को कंबाइन कर देंगे हम लोग। इंटरेक्टिव प्रोसेसेस होते हैं, मतलब फोरग्राउंड के से रिलेटेड जो भी काम होगा वो सारी की सारी हम क्यू सेकंड में डाल देंगे, और थर्ड वाले क्यू में हम बैच प्रोसेस कर देंगे। ये कोई फिक्स नहीं है कि हम इसको सेम सीक्वेंस पे ही डालेंगे, किसी भी क्यू को हम किसी भी नाम से इंटरचेंज कर सकते हैं। तो ये बट ये स्टैटिक रहता है कि जिस क्यू में कौन सी प्रोसेसेस डलनी है सिर्फ वही डलेंगी, हम दूसरी इंटरचेंज नहीं कर सकते कि सिस्टम प्रोसेसेस में इंटरेक्टिव प्रोसेसेस को भी डाल दे या फिर इंटरेक्टिव प्रोसेसेस में बैच प्रोसेसेस को भी डाल दे, वो हमें सेपरेट रखने होते हैं। तो आइए हम इसकी थोड़ी थ्योरी पढ़ लेते हैं। जैसे इसकी डिवीजन कैसे होती है, प्रोसेसेस इन द रेडी क्यू आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट क्लासेस। जैसे हमने यहाँ पे कर रखा है Q1, Q2, Q3 एंड
Q3 एंड फर्स्ट वन हमारी है सिस्टम प्रोसेसेस, इंटरेक्टिव प्रोसेसेस एंड बैच प्रोसेसेस। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी हमारी होती है Q1 की, फिर सेकंड की एंड फिर Q3 की। ये भी प्रायोरिटी पे डिपेंड होती है हमारी। हर एक क्लासेस की खुद की एक शेड्यूलिंग नीड्स होती है, मतलब वो अपने तरीके से ही शेड्यूल होती है। ये नहीं है कि सिस्टम में इंटरेक्टिव को इंटरचेंज कर दो और इंटरेक्टिव में बैच प्रोसेसिंग नहीं, मतलब ये स्टैटिक होती है, डायनामिक नहीं होती। जैसे फोरग्राउंड इंटरेक्टिव प्रोसेस एंड बैकग्राउंड बैच प्रोसेसेस, कुछ फोरग्राउंड प्रोसेसेस होती है और कुछ बैकग्राउंड प्रोसेसेस होती है। इनका पर्पस क्या होता है? एड्रेसेस द डिस्टिंक्ट शेड्यूलिंग नीड्स ऑफ डिफरेंट प्रोसेस क्लासेस, कि हर एक शेड्यूलिंग की ना अपनी अपनी अलग अलग नीड्स होती हैं। किसी को यूजर से इनपुट चाहिए होती है, किसी को सीपीयू से एग्जीक्यूशन करवानी होती है, किसी को हार्डवेयर डिवाइसेस पे काम होता है। तो वो डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस की अपनी क्लासेस के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट शेड्यूलिंग नीड्स होती हैं। तो इसलिए इनको अलग अलग क्लासेस में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इसमें भी स्टारवेशन प्रॉब्लम ओकर होती है एंड इट इज इनफ्लेक्सिबल इन नेचर। ये स्टैटिक है, अब तो इनफ्लेक्सिबल कम होती है, इसलिए एक बार जो चीजें फिक्स कर दी जाती है ना उसमें फिक्स रहती है, हम इसको डायनामिकली चेंज नहीं कर सकते, इसलिए ये इनफ्लेक्सिबल होती है। उसके बाद हमारा 7th टाइप आ जाता है मल्टी लेवल फीडबैक क्यू शेड्यूलिंग। मल्टीपल और मल्टी लेवल सेम ही है, इन दोनों में ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। बस मेन इंपॉर्टेंट जो डिफरेंस है ना, कि डायनामिकली होती है, ये इंटरचेंज हो सकती है एक क्यू से सेकंड क्यू में, सेकंड क्यू से थर्ड क्यू में। तो ये प्रोसेसेस मूव कर सकते हैं क्यूज के बिटवीन। वहीं अगर उसकी मल्टीपल क्यू शेड्यूलिंग की बात करें तो वो नहीं कर सकते थे। तो जैसे सिमिलर टू, ये इधर ना एक गड़बड़ होगी, मल्टी लेवल की जगह ना मल्टीपल क्यू शेड्यूलिंग आएगा हर जगह, तो वो उसके जैसे सिमिलर होती है। प्रोसेस कैन मूव फ्रॉम द क्यूज, क्यूज के बीच में प्रोसेसेस को हम मूव करवा सकते हैं। एंड एफिशिएंसी मोर एफिशिएंट देन मल्टीपल, क्योंकि अब उनका इनफ्लेक्सिबल नेचर था, उसको जहाँ पे हमने फिक्स कर दिया ना वो फिक्स्ड ही रहेंगे, हम उनको चेंज नहीं कर सकते। वो सिर्फ अपने प्रोसेसेस एग्जीक्यूशन के टाइम या फिर हार्डवेयर रिस्पॉन्सिव सॉफ्टवेयर लोकेशन का जो काम है ना उनका, वो उन्हीं के बिहाफ पे वो करेंगे। सॉरी वो जब उनको अपना खुद का काम करना होगा ना तभी उनके अंदर मूवमेंट होती है कि हमें अब वन प्रोसेस टू अनदर सीपीयू शेड्यूलिंग में मूव करना है, वो चीजें रहती है। वो स्टैटिक टाइप का, उनका इनफ्लेक्सिबल नेचर था मल्टीपल का। वहीं अगर मल्टी लेवल की बात करें तो ये इन बिटवीन क्यूज, इनके बीच में भी आपस में मूवमेंट होती रहती है, कि फर्स्ट क्यू से सेकंड क्यू में, सेकंड क्यू से थर्ड क्यू में, तो ऐसे चलता रहता है। तो इसलिए इसका नेचर कैसा है? डायनामिक का। तो और ये अब जैसे अब एक दूसरे में मूवमेंट चलती रहती है प्रोसेस की, तो ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स भी होता है। ये एल्गोरिथम क्या है? बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। जैसे मैंने अभी इसको येलो हाईलाइट किया है, तो ये चीज ध्यान में रखना। उसके बाद हमारा आ जाता है नेक्स्ट वन, लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट। तो आज हम ये वाला लास्ट करेंगे शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। उसके बाद हमारे 2-3 और रह जाएंगे, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। अब लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट भी ना हमारे दोनों तरह के होते हैं, नॉन प्रिम्प्टिव भी होते हैं और प्रिम्प्टिव भी होता है। जैसे इसको हम बोलते हैं लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट फॉर नॉन प्रिम्प्टिव के लिए, और लॉन्गेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट ये हमारा जाएगा प्रिम्प्टिव के अंदर। वही शॉर्टेस्ट जॉब वाला, उस शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट में हमें शॉर्ट जॉब को उठाना था, छोटे वाली को, स्मॉलर वाली को। और वहीं अगर इसकी बात करें तो इसमें हमें करवाना है प्रिम्प्टिव में, कि मतलब इसमें जिसमें लॉन्गेस्ट टाइम बचा होगा इसमें हमें लॉन्ग वाली जॉब को उठाना है, बस इसमें और कुछ नहीं है। लाइक बेसिक ऑर्डर्स प्रोसेस बाय बर्स्ट टाइम, ऑर्डर्स प्रोसेसेस बाय बर्स्ट टाइम इन डिसेंडिंग ऑर्डर, कि इनके ऑर्डर्स कैसे होते हैं? बर्स्ट टाइम के द्वारा डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रोसेस किया जाता है। एंड प्रोसेस विद द लार्जेस्ट बर्स्ट टाइम इज एग्जीक्यूटेड फर्स्ट, सबसे ज्यादा जिसका बर्स्ट टाइम होगा ना वो सबसे पहले एग्जीक्यूट किया जाएगा। ओनली कंसिडर प्रोसेसेस दैट हैव अराइव्ड इन द सिस्टम, जो क्यू के अंदर है उन्हीं में से कंसिडर करेंगे। ऑफ कोर्स हमें प्रोसेस भी वही गिवन होती है, दूसरी तो गिवन ही नहीं होती। अब इसका प्रिमिटिव वर्जन को भी हाईलाइट किया गया है कि लॉन्गेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट भी बोलते हैं। तो अगर कहीं पे मेंशन ना हो कि हमें प्रिमिटिव मेथड से करना है या फिर नॉन प्रिमिटिव मेथड से करना है, तो हम नॉन प्रिमिटिव ही करेंगे। बट अगर मेंशन हो कि लॉन्गेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट हो, तो इसका मतलब भी प्रिमिटिव वर्जन ही होता है। जैसे शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट में था हमारा शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। तो हमें ये चीज माइंड में रखनी है, क्योंकि हमें बहुत बार ये होता है कि हमें आता है सोल्व करना, न्यूमेरिकल अच्छे से आता है, बहुत अच्छे से आता है, लेकिन इस माइनर सी मिस्टेक की वजह से हम अपोजिट करके आ जाते हैं। फिर हम ये बैठ के सोचते रहते हैं पेपर में
कि मैंने मेथड तो सही लगाया, सोल्व भी सही किया है, बट मेरा आंसर क्यों नहीं आ रहा। तो बस मेन छोटी छोटी चीजें यहीं से होती हैं कि अगर कहीं पे भी कुछ भी मेंशन ना हो कि न्यूमेरिकल में प्रिमिटिव या नॉन प्रिमिटिव है, तो इस चीज का ध्यान रखना कि उसके साथ रिमेनिंग टाइम फर्स्ट है या फिर लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट है। वहां से हमें पता चल जाएगा कि हमें कौन से मेथड से सोल्व करना है इसको। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं हमारा न्यूमेरिकल। अब इसमें देखो, प्रायोरिटी वाले में हमारे पास एक और कॉलम आ गया था प्रायोरिटी का, बट अब इसमें हमारी कोई प्रायोरिटी फिक्स्ड ही नहीं है। जो जिसका बर्स्ट टाइम सबसे ज्यादा होगा, हमें वो प्रोसेस सबसे पहले एग्जीक्यूट करनी है। तो इसीलिए इसमें हमारे पास फिर से 3 ही कॉलम है प्रोसेस के, अराइवल टाइम एंड बर्स्ट टाइम। तो इसका गैंट चार्ट हम तैयार करेंगे। इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेती हूँ ताकि आपको समझ में आए। तो ये देखो, अब एक और चीज आप सभी ने आपके माइंड में आया होगा कि अराइवल टाइम सारा हमारा 0 से ही है। अगर 0 से नहीं आया तो हम क्या करेंगे। तो अगर हमारा अराइवल टाइम 0 से नहीं आया तब भी हम सीपीयू को आइडल लेके चलेंगे, क्योंकि हमें कैलकुलेट तो हमारा 0 से ही करना है ना, जितना भी कंप्लीशन टाइम हमारा होगा। तो जब तक हमारी कोई प्रोसेस रेडी क्यू में नहीं आई है, हम सीपीयू को आइडल लेके चलते हैं। जैसे इसमें मैंने मेंशन किया है यहाँ पे ये चीज कि 0 से 1 तक मेरा सीपीयू आइडल है, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास कोई भी प्रोसेस नहीं आई थी अभी तक। तो ये जरूरी नहीं है कि हम इसको काउंट नहीं करेंगे, काउंटेबल होगा हमारे लिए। हाँ, अगर अराइवल टाइम 4, 5, 6 मिली सेकेंड से होता तो तब भी हम सीपीयू को तब तक आइडल लेके चलेंगे, बट हमें स्टार्ट हमारा गैंट चार्ट कहाँ से करना है, 0 से ही स्टार्ट करना है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारी फर्स्ट अराइवल टाइम कितने पे है, 1 पे, और कौन सी प्रोसेस आई हमारी, P1 आई है। तो अब वो हमारी कितने तक है, 2 मिली सेकेंड पे है, और हमने कितनी चलाई है, ये 2 तक ही चलाई है। उसके बाद हमारी कौन सी प्रोसेस आ चुकी है, 2 वाली प्रोसेस आई है। अब यहाँ पे ये चेक कर लेना साथ के साथ, मैं देखो कर रही हूँ। 1 पे आई थी हमारी, 1 और +2 3, तो P1 हमारी कंप्लीट होगी, ये वाली हमने फिनिश कर दी। अब उसके बाद हमारी आई P2। अब हमने यहाँ पे P3 तक चला है, ये चीज देखना। अभी हमारे पास सीपीयू कहाँ तक पहुंच चुका है, 3 मिली सेकेंड तक है, और 3 मिली सेकेंड पे हमारे पास 2 प्रोसेसेस है, P2 भी है एंड P3 भी है। तो अब हम कौन सा शेड्यूलिंग एल्गोरिथम कर रहे हैं, लॉन्गेस्ट वाला। तो हमें चेक करना है कि इन दोनों में से इसका बर्स्ट टाइम कौन सा का ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा किसका है, 6, P3 प्रोसेस का। इसलिए हमने कौन सी एग्जीक्यूट करी है, P3, और P3 को हमने कहाँ तक चलाया, 9 तक। 6 + 3 = 9। तो हमारी P3 भी क्या होगी, अब प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद अब 4 पे हमारी P4 भी आ चुकी है। तो अब फिर अब हम इन दोनों में से चेक करेंगे, कौन कौन सी में से चेक करेंगे, P2 में से और P4 में से, क्योंकि P2 भी हमारी क्यू में है और P4 भी है। तो फिर से हमें इनका दोनों का चेक करना है। इन दोनों में से हाईएस्ट कौन सी वाली है, लॉन्गेस्ट जॉब कौन सी है, P4। तो इसलिए हमने किसको एग्जीक्यूट किया, पहले P4 को। तो P4 में कितना टाइम लगा हमें, 8 बस टाइम था हमारा, और 9 + 8 = 17। अब लास्ट में हमारे पास बची है P2 के साथ हमें बस टाइम 4 चाहिए था, तो 17 + 4 = 21। अभी आप सब सोच रहे होगे कि हमने P1 को किसी के साथ कंपेयर क्यों नहीं किया, लाइक P1 के साथ P2 आ गई थी, इसलिए नहीं किया क्योंकि P1 पहले अराइवल टाइम उसका 1 मिली सेकेंड था, तब तक हमारी P2 नहीं आई थी। सीपीयू के अंदर हमारी प्रोसेस रेडी क्यू में नहीं थी, 2 मिली सेकेंड तक नहीं थी प्रेजेंट वो। तो इसलिए उसका 1 ही मिली सेकेंड था, फिर हम उसको कंप्लीट करने के बाद ही आएंगे। प्रिमिटिव में अगर ये है कि एक प्रोसेस को हमने डाल दिया है ना, कि एक प्रोसेस पे हमने एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर दिया है रनिंग स्टेट में, तो हम उसको कंप्लीट करने के बाद ही दूसरे पे स्विच करेंगे। लेकिन अगर प्रिमिटिव की बात आएगी ना, तो प्रिमिटिव पे हम चेक करेंगे। अगर यही इसी में नेक्स्ट वीडियो में हम प्रिमिटिव की बात करेंगे, तो अभी नॉन प्रिमिटिव में सिर्फ यही है, जो प्रोसेस हमारी रेडी क्यू में आ जाती है हम पहले उसी को एग्जीक्यूट करेंगे एज कंपेयर टू अदर्स। अब हमें कैलकुलेट करना था इसका एवरेज टाइम, एवरेज वेटिंग टाइम। इसमें हमने क्वेश्चन तो पढ़ा ही नहीं है, चलो एक बार पढ़ लेते हैं। Consider the following 4 processes with the length of CPU and arrival time. What is the average waiting? Average waiting time भी find out करना है। तो चलो अब हम इसके प्रोसेस टेबल को बनाते हैं। जैसे अभी दिख ही रहा होगा आपको, इसको मैं एक बार इरेज कर देती हूँ ताकि अच्छे से समझ आ सके। अब हमारा कंप्लीशन टाइम निकाल लिया हमने। प्रोसेस P1 हमारी 3 पे कंप्लीट हुई थी,
और P2 हमारी 21 पे है, P3 हमारी 9 पे और P4 हमारी 17 पे है। फिर बस टाइम हमारा गिवन ही था, इसको हम यहाँ लिखे वहाँ लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। टर्न अराउंड टाइम हमारा क्या होता है, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। 3 माइनस 1 2, 22, 21 minus 2 19, 9 minus 3 6 and 13 17 minus 4 is equal to 13. Waiting time है bus time minus turnaround time minus bus time. 2 minus 2 0, 19 minus 4 15, 6 minus 6 0 and 13 minus 8 is equal to 5. तो अब हमें waiting time निकालना था। इन दोनों को अगर हम टोटल करेंगे, हमारा टर्न अराउंड टाइम है, इसका टर्न अराउंड टाइम का भी हमें एवरेज निकालना है, वेटिंग टाइम का भी। इन दोनों को हमने टोटल किया तो 2 + 19 21 + 6 27 + 13 इज इक्वल टू 40 डिवाइड बाय 4 हमारा 10 मिली सेकेंड आ गया। वहीं अगर वेटिंग टाइम की बात करें तो वेटिंग टाइम में हमारा 20 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 5 मिली सेकेंड। 15 + 5 20 एंड ये हमारा टोटल कितने टर्म्स है, 4 है, तो इसलिए प्रोसेस का हमारा डिवाइड बाय 4, तो ये हमारा आ गया 5। आई होप आप सभी को ये शेड्यूलिंग एल्गोरिथम समझ में आया होगा। अब हमने लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट कंप्लीट कर लिया आज, वो हमारा था नॉन प्रिम्प्टिव मेथड से। नेक्स्ट वाली वीडियो में हम करेंगे लॉन्गेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, ये हमारा प्रिम्प्टिव मेथड के हिसाब से है। तो मैं ट्राई करूंगी कि कल वाली वीडियो में हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाए सीपीयू शेड्यूलिंग का। और मैं आपसे बार बार बोल रही हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे डायरेक्ट हमें 20 से 22 नंबर पेपर में आराम से मिल सकते हैं अगर इसके ऊपर पैराग्राफ आ गए, नहीं तो 8-10 नंबर तो कहीं पे भी नहीं गए। इस टॉपिक्स में से हर बार क्वेश्चन आते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे फेवरेट है ये, बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन हमें न्यूमेरिकल्स देखने को मिलेंगे, तो इसको बहुत अच्छे से करके जाना। आज का टॉपिक हम यहीं तक कवर करेंगे। थैंक यू सो मच। राधे राधे गाइज, मिलते हैं नए वीडियो में। वंस अगेन राधे राधे।